नमस्कार साथियों, पिछली कक्षा में हमने बौद्धकालीन शिक्षा को पूर्ण रूप से और बेहतर तरीके से समझा और उस पर चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली को विस्तार से और बिल्कुल व्यवहारिक भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज हम इस चर्चा में मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आगे आने वाली चर्चाओं में इन्हीं बिंदुओं यानी पॉइंटों को आपस में जोड़कर विस्तार से कहानी की तरह बिल्कुल सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली को। मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली का पहला पॉइंट कहता है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का भारतीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का भारतीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। दूसरा पॉइंट, ज़्यादातर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में लूटपाट की और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को नुकसान पहुँचाया। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के बाद भारत में मुस्लिम कालीन शिक्षा का विकास हुआ, जो लगभग औरंगजेब की मृत्यु 1707 तक चला, यानी औरंगजेब के शासन काल तक चला। ठीक है। चौथा पॉइंट महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। मुस्लिम कालीन शिक्षा की शुरुआत बिस्मिल्लाह खानी संस्कार से होती थी, जिसकी न्यूनतम उम्र 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा की शुरुआत बिस्मिल्लाह खानी संस्कार से होती थी। बिस्मिल्लाह खानी संस्कार से होती थी, जिसकी न्यूनतम उम्र, कम से कम उम्र जो थी बिस्मिल्लाह खानी संस्कार को लेने की जो उम्र थी वो थी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। ठीक है। यहीं से बालक के पढ़ने लिखने की शिक्षा की शुरुआत होती थी। पांचवा पॉइंट, इस संस्कार में नए छात्र, जो नया छात्र होता था या विद्यार्थी होता था जिसको हम शागिर्द कहते हैं, उसको नए वस्त्र पहनाकर शिक्षक यानी मौलवी या उस्ताद के सामने पेश किया जाता था। उस्ताद शागिर्द को कुरान की कुछ आयतें दोहराने के लिए कहता था। अगर शागिर्द यानी जो छात्र, छोटा बच्चा है, अगर वह उन लाइनों को दोहरा नहीं पाता था तो बिस्मिल्लाह शब्द ही कह देना काफ़ी था। ठीक है। बिस्मिल्लाह शब्द का अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर। ठीक। छठा पॉइंट देखते हैं। छठा पॉइंट क्या कहता है? मुस्लिम कालीन शिक्षा में मकतबों एवं मदरसों का महत्वपूर्ण स्थान था। ज़्यादातर मकतब और मदरसे मस्जिदों से जुड़े होते थे। ठीक। मुस्लिम कालीन शिक्षा में मकतबों एवं मदरसों का महत्वपूर्ण स्थान था। ज़्यादातर मकतब और मदरसे मस्जिदों से जुड़े होते थे, क्योंकि मुस्लिम शासकों ने इनमें धार्मिक शिक्षा जो थी निचले स्तर पर अनिवार्य कर दी थी। मतलब जहाँ मस्जिद होंगे उसके नीचे जो मदरसे व मकतब होंगे उनके नीचे, मतलब मस्जिद के नीचे जो है धार्मिक शिक्षा दी जाएगी बच्चों के लिए, है ना, जो छोटे बच्चे होंगे उनको। आगे देखते हैं, बात करते हैं 7वें पॉइंट की। 7वां पॉइंट क्या कहता है उसको देखते हैं। 7वां पॉइंट कहता है कि मकतब एवं मदरसा शब्द अरबी भाषा के क्रमशः कुतुब एवं दर्स शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है क्रमशः पढ़ना, लिखना और भाषण देना। ठीक। मकतब एवं मदरसा शब्द जो है अरबी भाषा के कुतुब एवं दर्स शब्द से निकले हैं। ठीक। कुतुब का मतलब होता है पढ़ना, दर्स का मतलब होता है लिखना या भाषण देना। ठीक। 8वां, इसलिए मकतबों को प्राथमिक शिक्षा का केंद्र जबकि मदरसों को उच्च शिक्षा का केंद्र मानते हैं। देखो, बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वो मकतब में होती थी। ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए बच्चे को मदरसे में जाना पड़ता था। ठीक है। अगर बच्चा उच्च शिक्षा लेना चाहता है तो उसका मदरसे में दाखिला कराओ, और प्राथमिक शिक्षा के लिए मकतब में, है ना। उससे पहले जो प्राथमिक शिक्षा होती थी उससे पहले बिस्मिल्लाह खानी संस्कार होता था। 9वां पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा में अरबी फारसी भाषा की वर्णमाला, पठन और लेखन ज्ञान सिखाने के अलावा शुरुआती गणित जैसे नापतोल आदि भी सिखाते थे, है ना। जैसे जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा में यानी पहली कक्षा में आता था, पहला जब पढ़ने को आता था तो सबसे पहले उसको क्या सिखाते थे? पहले उसको अरबी भाषा सिखाते थे, फारसी सिखाते थे, इनकी मतलब वर्णमाला सिखाते थे, पढ़ने लिखने का ज्ञान देते थे, शुरुआती गणित जैसे नापतोल आदि के विषय में सिखाते थे। इसके अलावा पैगंबरों एवं इस्लाम धर्म के फ़कीरों की जीवनियाँ भी पढ़ाई जाती थीं। ठीक है। इस स्तर पर नैतिक कहानियाँ जैसे शेरदादी की पुस्तकें, गुलिस्तां, बोस्तां भी पढ़ाई जाती थीं। ये पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, इनका जो है परीक्षा में
विकल्प के रूप में देकर पूछ लेता है। ठीक है, गुलिस्तां, बोस्ता, शेरदादी की पुस्तकें ये नैतिक कहानियाँ थीं। ठीक है। 10वां पॉइंट, उच्च शिक्षा जो मदरसे में दी जाती थी इसमें भी 2 भाग थे। पहला था भौतिक एवं सांसारिक शिक्षा और दूसरा था धार्मिक शिक्षा। तो भौतिक एवं सांसारिक शिक्षा जो थी इसमें गणित, भूगोल, व्यवसाय और वनस्पति शास्त्र आदि विषयों का ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, मदरसों में जो शिक्षा दी जाती थी उसके 2 भाग थे। ठीक है, तो इसका जो दूसरा भाग था मदरसे का, इसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। इसमें कुरान हदीस की आयतें थीं, शरीयत यानी इस्लामी कानून आदि की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, मतलब धर्म से संबंधित चीज़ों को सिखाया जाता था इसमें। 11वां पॉइंट कहता है शिक्षकों का समाज में काफ़ी सम्मान था। ठीक है, जो उस्ताद या मौलवी होते थे मुस्लिम धर्म में उनके समाज में काफ़ी सम्मान होता था, काफ़ी सम्मान मिलता था, है ना, क्योंकि वो उतनी योग्यता रखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उस लायक बनाते हैं, काबिल बनाते हैं, है ना, जिससे बच्चा आगे चलकर अपना जीविकोपार्जन कर सके। तो जाहिर सी बात है एक टीचर को, शिक्षक को सम्मान मिलना ज़रूरी है। 12वां, गरीब छात्रों को मुफ्त में कपड़े, भोजन, पुस्तकें आदि दिलाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 13वां पॉइंट, मुस्लिम कालीन शिक्षा में दंड की व्यवस्था कठोर थी, जैसे गलती करने पर बेंतों से पीटना या मुर्गा बना देना। भाई साहब देख लीजिए, या बेंतों से पिटाई कर देना या मुर्गा बना देना, थोड़ा तो कठिन था भाई साहब। मुस्लिम कालीन शिक्षा में दंड की व्यवस्था कठोर थी, जैसे गलती करने पर बेंतों से पीटना या मुर्गा बना देना। ठीक, बात करते हैं 14वें पॉइंट की। 14वां पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिए। इनके समय में विभिन्न प्रकार की उपाधियां विद्यार्थियों की दी जाती थी। मुस्लिम काल में जो था विद्यार्थियों को उपाधियां दी जाती थी, जैसे इस्लामी धर्म और साहित्य में जो निपुण बालक होता था, जो छात्र होता था, उसको आमिल कहते थे। इस्लामी धर्म और साहित्य में निपुण बालक को आमिल कहते थे। इस्लामी साहित्य में निपुण बालक को काबिल कहते थे। ठीक, दर्शन तथा तर्कशास्त्र में जो ज्ञानी होता था उसको फाजिल कहते थे। ठीक है, और गणित में निपुण जो होता था उसको रियाजी कहते थे। ठीक है, गणित में निपुण रियाजी होगा, दर्शन और तर्कशास्त्र में जो निपुण वो फाजिल, इस्लामी साहित्य में जो निपुण होगा उसको काबिल, और इस्लामी धर्म और साहित्य में निपुण होगा जो आमिल होगा। ठीक, आमिल, काबिल, फाजिल और रियाजी। ठीक है, ये उपाधियां हैं। बात करते हैं 15वें पॉइंट की। 15वां पॉइंट क्या कहता है उसको देखते हैं। शिक्षा का माध्यम अरबी एवं फारसी भाषाएं थीं। मुस्लिम काल में जो शिक्षा का माध्यम था वो अरबी और फारसी भाषाओं में दिया जाता था। शिक्षा जो थी वो अरबी और फारसी भाषाओं में दी जाती थी। फिर भी सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए बाद में अरबी फारसी का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया था। अगर आप सरकारी पदों पर नियुक्ति पाना चाहते हो उस समय में तो अरबी और फारसी का ज्ञान होना ज़रूरी था। ठीक है, बात करते हैं 16वें पॉइंट की। 16वां पॉइंट क्या कहता है उसको देखते हैं। पर्दा प्रथा चलन में होने के कारण महिलाओं या बड़ी हो चुकी बालिकाओं की शिक्षा की अनदेखी हुई। ठीक है, फिर भी धनी या अमीर आदमी अपने घर की महिलाओं एवं राज्य घराने की महिलाओं को पढ़ाने के लिए निजी मौलवियों को नियुक्त करते थे कि वो घर में आके पढ़ाएं। अगर हमारी मतलब घर की स्त्रियां नहीं जा सकती तो वो पढ़ाने के लिए उन मौलवियों को घर पर बुलाते थे मुस्लिम लोग। ठीक है, अब बात करते हैं 17वें पॉइंट की। 17वां पॉइंट क्या कहता है उसको देखते हैं। गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती थी। ठीक है, जो गरीब होते थे, मेधावी हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको छात्रवृत्ति दी जाती थी जिससे वो अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखें और पढ़ते रहें। ठीक है, 18वां पॉइंट थोड़ा बढ़िया है, उसको देखिए। शिक्षा में रटंत ज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया गया, पर यह कहना गलत है कि शिक्षा रटंत थी। जोर ज़्यादा दिया गया लेकिन रटंत शिक्षा नहीं थी। ठीक है, 19वां, शिक्षण विधि में अनुकरण, व्याख्यान, वाद विवाद, स्वाध्याय करके सीखना आदि विषयों पर जोर दिया जाता था। अनुकरण का मतलब होता है जैसे गुरु पढ़ा रहा है, जैसे कह रहा है वैसे दोहरा दोहरा के पढ़ना। व्याख्यान मतलब जो कथा भागवत जैसे नहीं होती उस तरीके से बच्चा सामने बैठा होगा और शिक्षक जो है या मौलवी या उस्ताद वो सामने मंच से भाषण दे रहा होगा। एक तरीके से बच्चा केवल बैठकर उसके बारे में जानेगा, सीखेगा। वाद विवाद में क्या होगा
कि एक ही विषय पर दोनों लोग एक पक्ष से बोलेगा तो एक विपक्ष से बोलेगा, इससे क्या होगा और गूढ़ और ज़्यादा गहराई से बच्चे को समझने में आसानी होगी, क्योंकि उनको भी वाद विवाद करने के लिए सीखना पड़ेगा, तथ्य के बारे में जानना पड़ेगा गहराई से। ठीक है, स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं से पढ़ना, स्वयं से अध्ययन करके उसके बारे में सीखना। इन विधियों पर ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक, बात करते हैं आगे 20वें पॉइंट की, उसको देखते हैं। आज की तरह परीक्षाएं नहीं थीं मुस्लिम काल में, आज की तरह परीक्षाएं नहीं थीं जैसे वर्तमान में चल रही हैं, है ना। लगती जमात यानी कक्षा में जाने के लिए उस्ताद की संस्कृति की आवश्यकता होती थी। ठीक है, लगती जमात का मतलब कक्षा होता है, क्लास में जाने के लिए उस्ताद की संस्कृति की आवश्यकता होती थी। ठीक है। 21वां, आगरा, बदायूं, दिल्ली, दौलताबाद जैसे शहर मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। आगरा, बदायूं, दिल्ली, दौलताबाद जैसे शहर मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, बात करते हैं 22वें पॉइंट की। मदरसा की अवधि 10 से 12 वर्ष की होती थी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। मदरसा की अवधि जो थी 10 से 12 वर्ष की होती थी। मकतब कुतुब शब्द से लिया गया है, इसका अर्थ पढ़ाई लिखाई होता है। मदरसा अरबी के दर्स शब्द से आया है, इसका मतलब भाषण होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। मदरसा की जो अवधि थी वो 10 से 12 वर्ष थी। मकतब कुतुब शब्द से लिया गया है, इसका मतलब पढ़ाई और लिखाई होता है। मदरसा अरबी के दर्स शब्द से आया है, इसका मतलब भाषण होता है। ठीक है। 23वां, चिकित्सा से संबंधित पुस्तकें इसमें थी, जो प्रसिद्ध पुस्तकें जैसे मदानुस सिफाइस, है ना, सिकंदरी और तुहफत अल मोमिन। ठीक है, तो ये थे मुस्लिम कालीन शिक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम मुस्लिम कालीन शिक्षा प्रणाली के परिचय से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।